हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग फेज़। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रचना हिंदी का। चलिए हम देखते हैं वाक्य रचना में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे वाक्य के डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं कि शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा वह वाक्य कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण में हम देख लेते हैं कि आकाश जो है भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वाक्य मतलब जो भी ऐसा शब्द जो है जिसका एक सार्थक मतलब निकलता है, एक मतलब उसका एक मतलब निकल के आता है, उसको हम जो है वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक समूह जैसे आकाश भागता रहता है, मतलब एक ये यहाँ पे एक इसका अर्थ निकल के आ रहा है कि इसमें काम होने की क्रिया हो रही है, इसमें इसका एक अर्थ निकल के आ रहा है कि यह एक काम कर रहा है। ठीक है, जैसे श्याम पढ़ाई करता है, यहाँ पे क्या है? श्याम पढ़ाई करता है, तो एक हमें इसका एक सार्थक हमें अर्थ निकल के समझ में आ रहा है, अर्थ इसका समझ में आ रहा है कि ये श्याम जो है वो पढ़ाई करता है। ठीक है, तो हम वाक्य समझ गए। चलिए हम वाक्य के बाद हम वाक्य के अंग को देख लेते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। पहला हमारा होता है उद्देश्य होता है, और दूसरा हमारा होता है विधेय। ठीक है, तो उद्देश्य में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक वाक्य दे दिया है, कोई एक सेंटेंस दे दिया है, तो उसमें ना जिस व्यक्ति के बारे में, जिस भी व्यक्ति के बारे में हमें बोल रहा है, ठीक है, संबंध में कुछ कहा जाता है, वो हमारा उद्देश्य रहता है, और बाकी के जितने पार्ट बचते हैं वो हमारे विधेय कहलाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे यहाँ पे देख लेते हैं विधेय, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जिसके बारे में हम कहते हैं वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के संबंध में मतलब जो उद्देश्य के संबंध में जो लिखा रहता है यहाँ पे वो हमारा विधेय कहलाता है। हम इसके एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। चले यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हो जाता है कि रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। तो रंग बिरंगे फूल सभी का मन, तो हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रंग बिरंगे जो फूल हैं इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि ये रंग बिरंगे फूल सबका मन मोह लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया? रंग बिरंगे फूल। और हमने यहाँ पे विधेय में क्या पढ़ा था कि उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो ये उद्देश्य हमारे रंग बिरंगे फूल है, और ये सभी का मन मोह लेते हैं। तो ये रंग बिरंगे फूल के बारे में कहा जा रहा है कि ये सभी का मन मोह लेते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, ये हमारा विधेय हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपको देखना है तो देख लीजिए। यहाँ पे पुलिस की वर्दी में आए आतंकवादी अचानक गोली चलाने लगे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जाता है कि ऐसे ही आपको एक वाक्य दे देगा, ठीक है, और पूछेगा इसमें से उद्देश्य कौन सा है, विधेय कौन सा है। तो यहाँ पे हमने देखा पुलिस की वर्दी में आए आतंकवादी अचानक गोली चलाने लगे। तो हम बात किसके बारे में करें कि पुलिस, यहाँ पे सिर्फ आतंकवादी हम नहीं कहेंगे, हमें पूरा लेना होगा कि पुलिस की वर्दी में आए आतंकवादी। ठीक है, तो पुलिस की वर्दी में आए आतंकवादी हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। और अचानक गोली चलाने, कौन गोली चलाने लगे? ये पुलिस की वर्दी में आए जो आतंकवादी हैं वो अचानक गोली चलाने लगे। तो हमारा ये उद्देश्य हो जाता है और ये हमारा विधेय हो जाता है। जैसे हमारा तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए। तो जो फुटबॉल टीम हमारा अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ पूरा रहेगा इसका सेंटेंस कि नीली जर्सी वाली फुटबॉल टीम, ये हमारा उद्देश्य हो गया। और क्या किए? लगातार कई गोल किए। तो ये हमारा उद्देश्य हो गया, ये हमारा विधेय हो गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उद्देश्य और विधेय। हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे वाक्यों के वर्गीकरण में। ठीक है, तो हमारा जो वाक्य है उनका वर्गीकरण हम देख लेते हैं कि वाक्यों के वर्गीकरण में हम दो तरह से इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला हो जाता है रचना के आधार पे, दूसरा हो जाता है हमारा अर्थ के आधार पे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद कैसे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला हो जाता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा हो जाता है मिश्रित या मिश्र वाक्य हो जाता है। तो इसमें भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं। तो इसमें हो जाएगा कि आपको एक सेंटेंस या वाक्य दे दिया जाता है जिसमें से पूछता है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त है या मिश्र वाक्य है, या फिर आपसे चार ऑप्शन में वाक्य दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेगा कि इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो हम इन तीनों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए
हमारे यहाँ पे हमने लगाया कि रचना के आधार पे हम वाक्य को तीन भाग में बांटते हैं। पहला हमारा सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा हमारा मिश्रित या मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए हम सबसे पहले सरल वाक्य हमारा देख लेते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है उसी को हम सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक क्रिया और एक कर्ता होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे रोहन खेलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक ही उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? रोहन, और विधेय क्या है? हमारा खेलता है, ठीक है। एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है, संगीता चलती है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सिर्फ एक का कर्ता है और एक ही क्रिया है, ठीक है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, बाकी और इसमें कुछ नहीं रहेगा, वो हमारा वाक्य सरल हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा संयुक्त वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे उपवाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं इसको बताती हूँ कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, ठीक है। दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ठीक है। मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें आपका हो जाता है ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो, ठीक है, एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। यहाँ पे अधिक है, ठीक है। वह सुबह गया और मतलब एक जो है ना ये दूसरे पे निर्भर हो, समझ रहे हैं कि जो वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, वो हमारा संयुक्त वाक्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तो ये हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है, ठीक है। एक के बिना दूसरा नहीं पूरा हो सकता, ठीक है। जैसे प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, मतलब ये वाक्य इस पे यहाँ पे निर्भर है, तो इसे हम यहाँ पे मैं रेज कर देंगे, ठीक है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। पहला हो गया है वह सुबह गया और शाम को लौट आया, दूसरा हो जाएगा दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, तीसरा हमारा हो जाता है प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, और हमारा चौथा हो जाएगा मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज़ दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है एक बीच में हमारा और आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाता है हमारा और, पर, ठीक है, किंतु, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमारा जो वाक्य होता है वो संयुक्त होता है, जो कि एक दूसरे पे निर्भर रहता है वाक्य, ठीक है। एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता। आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। चल दूसरा हम अपना नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसमें हम देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो औरत वहाँ बैठी है वो मेरी माँ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो औरत, यहाँ पे ये जो है ना ये इस पे क्या है? आश्रित है ये, ठीक है। यहाँ पे वो मेरी माँ है, कौन? जो वो औरत जो वहाँ बैठी है, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा हम देख लेते हैं जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, कौन मेरा भाई है? जो लड़का कमरे में बैठा है। यहाँ पे कौन जब लगा के आप देखेंगे जिससे हमें उसका उत्तर मिल जाता है वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, क्या करोगे, कौन, क्या, कैसे, जो जिससे हमें उसका उत्तर मिल जाता है वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पे ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सरल और संयुक्त वाक्य जो का साथ में जब होता है वाक्य बनता है वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे हमने वाक्य को कितने 8 प्रकार से विभाजित किया है। अर्थ के आधार पे हमने वाक्य को 8 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले हमारा हो जाता है विधानवाच्य वाक्य, दूसरा हो जाता है हमारा इच्छावाच्य वाक्य, तीसरा हो जाता है आज्ञावाच्य वाक्य, तो चौथा हो जाता है निषेधवाच्य, और पांचवा हो जाता है हमारा प्रश्नवाच्य वाक्य, और छठवां हो जाता है विस्मयादि बोधक, और हमारे यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हमने छठवां देख लिया, और हमारे सातवां हो जाता है संकेतवाचक, और आठवां हो जाता है संदेहवाचक। ये बहुत ही ईजी है, एक बार आप इसको देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, ठीक है। या 4 ऑप्शन में वाक्य रहेंगे, इसमें से पूछेगा कि इसमें इच्छावाचक वाक्य कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है, निषेधवाचक। आपने पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम चले देख लेते हैं हमारा विधानवाच्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य।
तो यहाँ पे मैंने लगाया है कि अर्थ के आधार पे हम कितने 8 प्रकार से बांटा हुआ है, ये हमारे 8 हैं, ठीक है। और चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले हमारा विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता है वह वाक्य क्या होता है, हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्यों में विधिवाचक वाक्य का भी विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण पे हम देख लेते हैं कि भारत हमारा देश है, राम ने खाना खा लिया। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो रहा है, मतलब ये जो है विधानवाचक, मतलब भारत हमारा देश है, या वो देखिए ये जो भारत हमारा देश है ये क्या है, ये हमारे अस्तित्व में है, ठीक है। और ऐसा मतलब वाक्य होता है जिसमें एक या तो अस्तित्व में वो है या तो उसके काम होने का बोध होता है, ठीक है, काम के होने का बोध हो, वो हमारा विधानवाचक है। जैसे राम ने खाना खा लिया, काम यहाँ पे हो गया, ठीक है, काम का हो गया। राम के पिता का नाम दशरथ है, ठीक है। राधा स्कूल चली गई, यहाँ पे एक काम के होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं हमारा इच्छावाचक वाक्य क्या लगेगा। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। मतलब ना ऐसे वाक्य, मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा कि दूधो नाव पूतो पलो। यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले इच्छा, कामना, आशीर्वाद, ठीक है, और यहाँ पे आकांक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड आ जाएंगे वाक्य में, ठीक है, तो इनका बोध होता है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे दूधो नाव पूतो पलो, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है। 9 वर्ष मंगलमय हो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे हमारा एक दूसरे को हम जैसे विश करते, कामना करते हैं, और तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ पे आशीर्वाद हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तो ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं हमारा आज्ञावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले, वहाँ बोध होता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य है, ठीक है, जिसमें हमें आज्ञा या आदेश मिलता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा आज्ञावाचक। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, तो एक तरह से हम इनको आज्ञा दे रहे हैं या फिर आदेश दे रहे हैं कि आप वहाँ जाके बैठिए, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए। हम इनको आज्ञा दे रहे हैं या फिर आदेश दे रहे हैं, अपना मदद स्वयं करिए, कृपया शांति बनाए रखिए, वहाँ पे हमारा आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निषेधवाचक वाक्य। जैसा कि जमीन इसके नाम से ही पता चलता है, ये नहीं रहेगा, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, निषेधवाचक वाक्य हमें किसी काम के ना होने या न करने का बोध हो, वो हमारा निषेधवाचक वाक्य कहलाता है, ठीक है। निषेध से नाम से ही पता हमें चल रहा है कि इसमें नकारात्मक आ जाएगा, ठीक है, इसमें हमारा नकारात्मक वाक्य आ जाता है। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा। ऐसे वाक्य जो हमारे वो निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से हमें क्लियर हो रहा है कि इसमें जो है हमारा जो भी वाक्य दिया रहेगा उसमें प्रश्न किया रहेगा, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। जैसे हमारा राम रावण का वध कब करेगा, ठीक है, प्रश्नवाचक पूछा हुआ है। बसंती कब नाचेगी, कब के, कौन, कैसे, कहाँ, ये सारे आते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत। दूसरा हम देख लेते हैं संकेतवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है, ऐसे वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, तो क्या होगा, ये एक वाक्य जो है आज सफल हो जाते अगर तुम परिश्रम करते। यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है। अगर बारिश अच्छी होती, ठीक है, तो फसल भी अच्छी होती। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते, यहाँ पे अगर, मगर, किंतु, परंतु, ये सारे वाक्य हमारे संकेतवाचक वाक्य में आते हैं, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं हमारा संदेहवाचक वाक्य। हमने इसके पहले क्या था, संकेतवाचक वाक्य देखा था, ठीक है, संकेतवाचक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वहाँ संदेहवाचक। जैसे संदेह से हमें आप एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आज बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। यहाँ हमें संदेह है, हमें कन्फर्म नहीं है यहाँ पे कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है, पर हम कह सकते हैं कि आज हो सकती है।
शायद आज रावण का वध करेगा, शायद आज राम रावण का वध करेगा। यहाँ पे शायद शब्द से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये संदेहवाचक है, मतलब संदेह है, इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। संभवतः वह सुधर जाएगा, शायद मोहन मान जाए, शायद वह कभी अभी तक नहीं पहुँचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संदेहवाचक में हमें संदेह या संभावना का बोध होता है, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा लास्ट जो है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जैसे हमारा होता है आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी वगैरह जो जिसमें आते हैं वो हमारे जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। जैसे आहा, ओ, वाह, अरे, ये सारे जो होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में ये सारे हमारे जो है विस्मयादि बोधक होते हैं। तो इनसे आपको क्लियर हो जाएगा, जिस भी वाक्य में ये दिए रहेंगे इसमें क्लियर हो जाएगा कि ये विस्मयादि बोधक हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक होते हैं हमारे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध होता है, वो हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। ठीक है, उनके पीछे क्या लगता है, विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है, ये जो हमारे हैं ये विस्मय सूचक चिन्ह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमारा हो गया ओ कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, कहाँ भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुँचे। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो हमारा आपको आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार हम फिर से हमारे जो हैं वाक्य को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। यहाँ पे वाक्य, हमने वाक्य देखा, वाक्य का परिभाषा देखा कि सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। जो भी वाक्य ऐसा रहेगा जिससे एक सार्थक मतलब निकलता है, जिससे एक सार्थक मतलब स्पष्ट होता है, वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य के आगे में उद्देश्य और विधेय, मैंने उद्देश्य और विधेय समझाया था कि जिस व्यक्ति के या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो बताता है वो विधेय कहलाता है। एग्जाम्पल से हमने देख लिया था। उसके बाद हमने वाक्यों का वर्गीकरण देखा जिसमें रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर था। तो सबसे पहले हमने देखा रचना के आधार पर तो 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो हमने देखा था यहाँ पे सरल वाक्य क्या क्या होता है, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, तो वो हमारा सरल होता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य क्या होता है कि ऐसा वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो। ठीक है, इसमें कोई जिसमें मतलब दोनों का ही प्रधान हो, दोनों ही वाक्य जो है ये एक प्रधान हो, तो ये हमारे, और जिसमें जो है क्या कहते हैं सरल और संयुक्त दोनों रहते हैं, वो हमारे सॉरी इसमें नहीं है, वो मिश्र वाक्य में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों उपवाक्य हमारे प्रधान रहते हैं, वो हमारे, जैसे इसमें ना हमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि इसमें हमारा और, पर, ठीक है, पर, किंतु, मैंने बहुत परिश्रम किया, इसलिए, ठीक है, फिर भी, ठीक है, ये सारे हमारे जो वर्ड आते हैं ये हमारे संयुक्त वाक्य में आ जाएंगे। तो इन सारे जो हमारे शब्द हैं इनसे आप पता लगा लेंगे कि ये हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य हम देख लेते हैं कि मिश्र वाक्य में क्या होता है कि जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ जो है संयुक्त कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे मिश्र वाक्य में आपको यहाँ पे एक जो है दूसरे पर आश्रित रहता है वाक्य, जैसे वह औरत वहाँ बैठी है वह मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा वो मेरा भाई है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला जो वाक्य वो दूसरे पे निर्भर है, तो वो हमारा मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें अर्थ के आधार पर हम देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर हमने 8 तरह से बांटा है, विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, और यहाँ पे हमने देखा संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो इसमें आधे से ज़्यादा मतलब जो है 8 में, इसमें हमें नाम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम विधानवाचक देख लेते हैं, ऐसे वक्त जिसमें किसी काम के होने या अस्तित्व का बोध हो, वो हमारे विधानवाचक कहलाते हैं। ठीक है, इच्छावाचक जिससे हमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वो हमारी इच्छा में आ जाते हैं। आज्ञा जिससे हम किसी को आज्ञा, अनुमति या आदेश देते हैं, वो हमारे आज्ञावाचक में आ जाते हैं। निषेध मतलब किसी काम का नकारात्मक होना, वो वाक्य का नकारात्मक होना, वो हमारा निषेध में आ जाता है। नहीं खाऊंगा, नहीं करूँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं खेलूँगा, इसमें नहीं आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में हम देख लेते हैं, जैसा कि नाम से पता चला प्रश्न, तो हमें यहाँ पर सारे में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हुए मिलेंगे, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य में हम क्या देखते हैं कि हमें जो एक क्रिया जो है क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, ऐसे संकेतवाचक, मतलब जैसे कि अगर तुम आई होती तो ऐसा होता, तुम नहीं गई होती तो ऐसा होता, तुम ये की होती तो वैसा होता। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, वो हमारे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। और हम देखें यहाँ पे संदेह, जिसमें हमें संदेह हो, संभावना हो, ठीक है, जैसे आज हो सकती है, आज ये हो सकता है, आज वो हो सकता है, संभवतः वो मान जाए, संभवतः वो चली जाए, ऐसा कुछ होगा जिसमें संदेह होता है, एक कन्फर्मेशन नहीं होता है, वो हमारा संदेहवाचक होता है। और हम देख लेते हैं विस्मयादि बोधक, जिसमें हमें विस्मय सूचक चिन्ह मिलते हैं, वो हमारे सारे विस्मयादि बोधक होते हैं।
तो फ्रेंड्स इतना आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आगे ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच।